साथियों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि निकट भविष्य में चीन से भीषण युद्ध की संभावना बन रही है। विश्व युद्ध की संभावना भी बन रही है, जो हमारे देश की धरती पर एशिया महाद्वीप में लड़ा जा सकता है। मैंने इस संबंध में 2 महीने पहले वीडियो भी जारी किया था कि चीन ने जैविक हथियार का इस्तेमाल करके कोरोना वैश्विक महामारी फैलाकर विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का, विशेष करके सत्ता में बैठी पार्टी और सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, इन दोनों का यह एक कर्तव्य बनता है देश के और हमारे सेना के प्रति कि वह टीवी में होने वाली चर्चाओं आदि के माध्यम से जो समस्या हमारे देश में देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई है, इसके समाधान में सहयोग करें। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अनावश्यक समय की बर्बादी और समस्या को और न बढ़ाएं। मेरा यही मत है कि सुझाव दें, मनोबल बढ़ाएं। विश्वसनीयता शासक दल को बनानी होगी, उनका और ज्यादा दायित्व होता है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास बन चुकी है। कांग्रेस ने जो कुछ किया, अब आप उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उसके बाद कांग्रेस वाले आप पर लगाएं। कोई कहे कि साहब मोदी जी, प्रधानमंत्री ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद भाजपा वाले ये कहें कि साहब जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने 1962 में और उसके बाद जब तक सत्ता में रहे इतनी भूमि हमारे देश की जो है वो चीन को दे दी, कोई उनको चीन का पाकिस्तान का एजेंट बनाए। इससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें बहुत ही खराब हैं, निरर्थक हैं। इन्हीं सब उद्देश्य से मैं ये वीडियो में और इसके बाद लगातार कुछ वीडियो में आप लोगों को कुछ वस्तु स्थिति 1962 से लेकर और आज तक की से अवगत कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस वक्त हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, उनसे क्या गलतियां हुई या क्या उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए क्या मजबूत काम किया, सराहनीय काम किया। दूसरी चीज, आज जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, इनका आकलन क्रियाकलापों का जो होगा वो भविष्य में होगा। आज इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तो हमें सबका इनका मनोबल बढ़ाना है, और अगर कोई त्रुटि महसूस होती है तो उसे सम्मान पूर्वक देश हित में मुखर होकर हमें कहना भी है। यही देश प्रेम है। और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊंगा कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है आज तक हमारे सेना ने, हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना ने देश हित में क्या किया। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा, लेकिन वो अपना काम किस बखूबी से देश की सुरक्षा के लिए करती चली गई हैं, कोई उनको परवाह नहीं इस बात की होती है कि कौन सा दल जो है सत्ता में है या वो क्या चाहते हैं। उनका सबसे प्राथमिक जो एक कर्तव्य है और जो उनके मन में दिमाग में रहता है, वो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य वो लगातार करते चले जा रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा देश उनके हाथों में, सेना के हाथों में सुरक्षित है। तो मैं चूंकि ये बात अब इसलिए कह रहा हूं, 1962 से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा कभी कभी होता है, आरोप प्रत्यारोप जो हम टीवी में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, कि जिससे पीछे जो हमारे सेना ने जो कुछ किया है 1962 से लेकर आज तक, उस पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो शुरू करता हूं वो 1962 से ही शुरू करता हूं। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कोई दूर तक भी अंदेशा नहीं था कि चाइना इस प्रकार से हमारा देश का दुश्मन है और वो ऐसा कुछ कर सकता है। पाकिस्तान से वो सतर्क थे। सबसे बड़ी उनकी फिर खूबी ये भी रही कि उन्होंने संसद में इस बात को स्वीकार किया और इसके बाद उन्होंने कभी चाइना पर विश्वास नहीं किया। इसका सबूत यह है, उन्होंने निधन से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी साहब को एक पत्र भी लिखा
और उन्होंने ये बात कही थी उसके अंदर पत्र में कि चीन जो है वो एशिया में अपने सर्वशक्तिमान प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा है, और उसके बाद विश्व में भी करना चाहता है। तो उन्होंने उसी वक्त आगाज कर दिया था जो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त भी जो चाइना की निगाह है वो असली निगाह कहां है? उसकी निगाह दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। करीब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वो एयरपोर्ट है, और उसी के पास में हमारा सियाचिन है, जो विश्व का शायद सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां पर हमारी सेना ने पाकिस्तान की निगाह से बचाकर वो जो कब्जा करना चाहता था पाकिस्तान, और तब से लेकर आप ये समझिए कि चीन और पाकिस्तान की निगाह उसी क्षेत्र में लगी हुई है लद्दाख के, कि किसी प्रकार से हम यहां पर काबिज हो जाएं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना वहां पर काबिज होने पर चीन कितना ही ताकतवर हो जाए, पाकिस्तान कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन वो उनको वहीं से और उनको सबक सिखा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर हम बैठे हुए हैं। तो असली दौलत बेग ओल्डी और दौलत बेग ओल्डी इस एयरपोर्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1962 के युद्ध के मध्य ही किया था। अब आप देखिए, चूंकि हमें सीखना पड़ेगा, आरोप लगाने बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने ही किया था इसकी सामरिक महत्व समझते हुए कि कितना सामरिक महत्व है। और उन्होंने जो गलवान घाटी उसके नीचे है, पेंजोंग झील है, वो सारी की सारी जो है उस संबंध में लेह है, वहां पर सबको ये जो है इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि 1 इंच भी भूमि हम यहाँ की नहीं लेने देंगे, और उसके बाद वहां पर एक संधि वगैरह के माध्यम से कोई इस तरह का परमानेंट स्ट्रक्चर या चीन जो है वो उसमें कोई भी अपना निर्माण कार्य चौकी वगैरह नहीं कर सकेगा। इस तरह की उन्होंने एक व्यवस्था की थी। अब इसके आगे सुनिए कि आप ये देखिए कि हमारी मिलिट्री की बात जो है, हमारी जो वायुसेना है और थल सेना, उन्होंने कितना कमाल किया है इस संबंध में। उसे भी याद करने का समय है सम्मान से, और उनको याद करके आंखें नम हो जाती है, सर जो है वो झुक जाता है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 से लेकर और 1965 तक वो जो है दौलता बेग ओल्डी का एयरपोर्ट जो है उस पर आवाजाही होती रही। आवाजाही उस पर बहुत मुश्किल थी। पहले तो इसे भी आप समझिए, क्योंकि 16,000 फीट 17,000 फीट पर कोई 2 इंजन का एयरक्राफ्ट भी जाना आसान नहीं होता। ऑक्सीजन बहुत कम है वहां पर। यदि हवाई जहाज बंद हो जाए तो उसको फिर चालू किया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से वो जो ईंधन होता है दोनों मिलकर एक जो है वो ईंधन बनाते हैं जिससे हवाई जहाज उड़ता है। तो हवाई जहाज बंद नहीं किया जाता वहां पे। वहां पर पूरा ऐसा सन्नाटा है जैसे आदमी का दिमाग खराब हो जाए, ऐसा सन्नाटा है वहां पे। जो जाड़े में -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम उसका जो है टेम्परेचर हो जाता है, कुछ नहीं उगता, इतनी घास भी इतनी सी नहीं उगती है वहां पे। तो मैं आपको ये बताता हूं कि कितना दुर्गम इलाका है, और इस पे सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या है, उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर वहां तक जाना पड़ता है। और वहां पर जाने पर फिर वहां पर उस समय की कोई सख्त धरती नहीं कि जो कि एयरपोर्ट पे जब हम वो हवाई जहाज कोई उतरे तो उसका वजन संभाल ले। टायर वगैरह धंसने का, खराब हो जाने का एयरक्राफ्ट है, उसका पूर्ण संभावना बनी रहती है। उसके बाद भी कमाल कर दिया हमारे जो है वायुसेना के अधिकारियों ने कि वहां पर जो सेना रहती थी और सुरक्षा बल रहते थे, उनको जो है एक सपोर्ट देने के लिए वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण करा इंजीनियरों ने। और वहां पर सबसे पहला जो हवाई जहाज उतारा गया है वो स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर CKS राजे साहब ने उतारा। देखता रह गया चाइना और पूरा विश्व। इतनी ऊंचाई पर, विश्व के सबसे ऊंची जगह पर पहला ऐसा कमाल करके दिखाया कि विश्व भी हक्का बक्का रह गया। और उसके बाद 1966-65 के आसपास वहां पर एक भूकंप आया जिससे दरारें वगैरह पड़ गईं, और 65-66 के बाद उस एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद हो गया। अब इसके बाद आप दूसरा कमाल सुनिए कि दूसरा कमाल क्या कब हुआ। 2008 में, करीब 43 वर्ष के बाद 2008 में ये कमाल किया गया। उस एयरपोर्ट को फिर
ऑपरेशनल किया गया। जब मिस्टर प्रणब कुमार बरबोरा साहब कमांड इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड के होकर उस क्षेत्र में नियुक्त किए गए, जिनके पास लद्दाख से लेकर और राजस्थान के रेगिस्तान तक का क्षेत्र था, करीब 60 एयर बेस उनके पास थे। अब आप देखिए कि उनको 1 जनवरी 2008 को नियुक्त किया गया और उसके बाद उन्होंने जब इसकी सामरिक महत्व कितना है इसका अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि इसका इतना सामरिक महत्व है कि चाइना कितना ही ताकतवर हो जाए, हम इस एयरपोर्ट के माध्यम से उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। उन्होंने उन फाइलों का अध्ययन किया कि ये 2008 तक 1965 के बाद 43 वर्ष तक क्यों ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल नहीं किया गया। तब उन्होंने ये पाया कि एयर वाइस मार्शल्स साहब की अगुवाई में 3-4 कमेटियां बनी। उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद दी और ये कहा उस अपने रिपोर्ट में इस बात की संस्तुति करी कि वहां पर कोई ऑपरेट करने का, लैंड करने का, जाने का कोई वायुसेना का अधिकारी प्रयास न करे। इस कदर दुर्गम क्षेत्र था वहां कि यह संभावना ही नहीं लगती थी कि वो कभी जो है वहां पर अब हमारा कोई हवाई जहाज लैंड करेगा। उसके बाद से वहां पर जो है चीन ने चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी कर ली थी कि काफी जो है सुरक्षा संबंधी खतरा था वहां पर हमारे जो एयरक्राफ्ट यदि जाएं, क्योंकि वहां से जो ये दौलता बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है वहां से कारकोरम जो रेंज है वो मुश्किल से 10 किलोमीटर है और ये जो आपका सियाचिन क्षेत्र है वो भी वहीं पर है। 8 किलोमीटर जो साउथ में चीन का जो है बॉर्डर लगता है। अक्साई चीन का क्षेत्र जो चीन के कब्जे में चला गया था वो 9 किलोमीटर के करीब है। तो आप उसकी ये समझिए कि इतना एक सामरिक महत्व है कि जिसका शायद शब्दों में हम तो कह भी नहीं पाएंगे, समझने की बात है। और वहां पर ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो सेना रहती थी, सुरक्षा बल आईटीबीपी के लोग रहते थे, उनको जो है वो जो खाना पीना या जो भी कुछ होता था वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर वगैरह जाके और वो वहां पर जो है उनको मुहैया कराते थे। करीब 22,000 की जो फुट की ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं चारों तरफ, तो किस प्रकार से वहां पर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा दौलता बेग ओल्डी, और कोई परमिशन नहीं दे रहा इसकी। और वहां से कारकोरम जो हाईवे निकल रहा है उसे चीन जो है वो चारों तरफ से घेर के और वो तिब्बत और इसका झिंजियांग प्रांत, अफगानिस्तान और जो है कहाँ जो है नेपाल और पाकिस्तान सारे में जो है उन्होंने अपना जो है वो पूरा कारकोरम एक हाईवे बना लिया और इस प्रकार से जब बड़ी परेशानी वाली बातें हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो इस प्रणब कुमार साहब वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि अगर फिर मैंने इसका प्रस्ताव दिया लिखित में तो फिर ये सारी फाइलें निकल जाएंगी और फिर नो हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बिना किसी लिखित प्रस्ताव के एक अनौपचारिक रूप से जो वो दिल्ली में आए हैं अपनी नियुक्ति के थोड़े दिन बाद ही, तो वहां पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल साहब तत्कालीन फैली होमी मेजर साहब से और आर्मी चीफ तत्कालीन जनरल दीपक कपूर साहब से दिल्ली में एक गोल्फ कोर्स का एयरफोर्स का एक जगह थी, वहां पर एक अनौपचारिक जैसे किसी को पता ही न लगे, तो वहां पर उन्होंने एक बात करी। उन्होंने मौखिक अनुमति स्क्वाड्रन लीडर साहब श्रीमान प्रणब कुमार साहब को दी। उन्होंने अपने विश्वसनीय चंद अधिकारियों के साथ मिलकर इसका पूरा प्लान तैयार किया और 31 मई 2008 को प्रातः करीब 5 बजे चंडीगढ़ से उन्होंने AN-32 में उड़ान भरी और 9 बजे से पहले पहले दौलता बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर अपना प्लेन उतार दिया। 43 वर्ष के बाद केवल 2 एयरफोर्स के पायलट, एक नेविगेटर, एक गनर और स्वयं कल को कोई बात हो, देखिए हमारे कमांडर कैसे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने अधीनस्थों को भेज दिया ऐसे दुर्गम इलाके में। बहुत कम संभावना थी कि सुरक्षित एयरक्राफ्ट हमारा उतर जाएगा, स्वयं भी वहां उसमें बैठे और वहां पर उतार दिया। विश्व बहुत चक्का रह गया, चीन तो हक्का बक्का रह गया। सपने में भी उसे उम्मीद नहीं थी कि 43 वर्ष के बाद ये दौलता बेग ओल्डी एयरपोर्ट जो है वो भारत ऑपरेशनल कर देगा। और जब ये सब कुछ हो गया
तब तत्कालीन रक्षा मंत्री एक एंटोनी साहब को पूरी बात पता लगी और जब लिखा पढ़ी में जो कुछ हुआ होगा तब हुआ होगा। आप ये बताइए कि कितना एक हमारी सेना पर हमें कितना गर्व होना चाहिए। कोई परवाह नहीं करती वह किसी की राजनीतिक पार्टी, किसी की सत्ता हो या कौन कैसा हो, वो अपने काम में लगी रहती है। और उसके बाद वर्ष 2013 में सबसे बड़ा, सबसे भारी मालवाहक जहाज उसको दौलता बेग ओल्ड एयरपोर्ट पर उतार दिया गया सफलतापूर्वक। वो इतना बड़ा मालवाहक जहाज है कि उसमें काफी मात्रा में हम अपनी गोला बारूद, अपनी सेना के जवानों को भी वहां ले जा सकते हैं। इसकी तो सपने में भी संभावना चीन की वायुसेना के अधिकारियों को, विश्व के अच्छे से अच्छे वायु सेना के अधिकारियों को नहीं थी। ये कमाल कर दिया गया वर्ष 2013 में। और इसकी आप ये समझिए कि इसकी सामरिक महत्ता कितनी है। वहां से अगर हम चाहें तो चीन को बिल्कुल मिनटों में इनकी सब चौकियों को, इनके सैनिकों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये कमाल कर दिया 2008 में और 2013 में, 43 वर्ष के बाद ऐसा कमाल कर दिया। तो असली निगाह कहां पर है? वहां पर है। अब ये आप सब समझ लीजिए अपने आप में कि हम पीछे के इतिहास को कुरेदें और आरोप प्रत्यारोप कर लगाएं, वो कितना सही है। कमाल कर रखा है हमारे सेना के अधिकारियों ने। उनकी प्रशंसा करें, उनका मनोबल बढ़ाए। कोई भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।